दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे 83वीं मिसाइल लहर का कहर। ईरान ने एक साथ दागे मिसाइल्स और ड्रोन्स तबाही की तस्वीरें आई सामने। ईरानी मिसाइलों पर इंडिया और पाकिस्तान का नाम। थैंक यू इंडिया पाकिस्तान लिखकर ईरान ने फादरलैंड और अमेरिकी अड्डों पर बरसाई मिसाइलें। हिजबुल्लाह का मार्किवा मैसेकर। लेबनान की सरजमी बनी टैंकों का कब्रिस्तान। 100 इसराइली टैंक तबाह करने का बड़ा दावा। सुप्रीम लीडर की आखिरी तस्वीर आई सामने। शहादत से चंद मिनट पहले क्या कर रहे थे आयतुल्लाह अली खामनेई, बताएंगे हम। और डोनाल्ड ट्रंप रफ्ता रफ्ता हट रहे पीछे। 10 दिन का किया पॉज। हमलों की डेडलाइन बढ़ाकर अब 6 अप्रैल की गई। पाकिस्तान के जरिए भेजी गई 15 शर्तों की लिस्ट। शुरुआत करते हैं इस शो की। ट्रंप पीछे हट रहे हैं। 10 दिन के लिए अहम ठिकाने ना उड़ाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अपने पीछे हटने को ईरान की दरख्वास्त का नाम दे रहे हैं। ये 27 मार्च की खबर है। इससे पहले वाली खबर जरा अलहदा थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और तेल के ठिकानों पर होने वाले हमलों को फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया है। पहले खबर आई थी 5 दिनों की। जुमेरात की देर रात ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान की हुकूमत की दरख्वास्त पर, रिक्वेस्ट पर अब हमलों की नई डेडलाइन 6 अप्रैल 2026 तय की गई है कि अगर 6 अप्रैल तक बात नहीं बनी तो फिर हमले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में चल रही उन खबरों को फेक न्यूज़ करार दिया जिनमें ये कहा जा रहा था कि अमेरिका समझौते यानी डील के लिए बेताब है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और इसी वजह से उन्होंने तबाही के इस फैसले को कुछ वक्त के लिए पॉज कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। जंग के बीच सुलह की कोशिशें जारी हैं। तो भैया तुमने जंग लड़ी क्यों थी? कौन सा मकसद हासिल कर लिया? ईरान वहीं का वहीं है, थोड़ा सा तबाह तुमने कर लिया। अब नई डेडलाइन समझिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि 6 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 8 बजे तक ईरान के एनर्जी प्लांट्स सेफ हैं, उन पर कोई हमला नहीं होगा। 15 पॉइंट की एक एक्शन लिस्ट भी तैयार की ट्रंप ने। अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कैबिनेट मीटिंग में पहली बार तस्दीक की है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 मांगों की एक लिस्ट, 15 शर्तों की एक लिस्ट भेजी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की शर्त भी इसमें शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी थी कि वो तेल के टैंकरों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता खोल दे, लेकिन अब वो बातचीत के जरिए हल निकालने की उम्मीद जता रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल बीच का रास्ता बना रहा है, कुछ ताल्लुकात सुधारने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका की तरफ से ज़्यादा कोशिश कर रहा है। अमेरिकी नुमाइंदे विटकॉफ ने कहा कि ईरान की तरफ से बातचीत के मजबूत सिग्नल्स, मजबूत साइन मिल रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक बड़े मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि ईरान के पास अब मौत और तबाही के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उसे इन शर्तों को मानना ही होगा। ये और बात है कि अमेरिकी अड्डों में अमेरिकी फौजी मर रहे हैं, इसराइल में इसराइली भी मर रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 बार डेडलाइन बढ़ाना ये जाहिर करता है कि वो फिलहाल एक और बड़ी और खूंखार जंग से बचना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो और बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो बातचीत के बीच भी हमले जारी रखता है। इस बार भी हो सकता वही हो। एक तरफ 15 पॉइंट की लिस्ट दी जा रही है, दूसरी तरफ मिसाइलें तैयार हैं, तो समझ जाइए कि सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। अगर 6 अप्रैल तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, कोई डामर, कोई कंक्रीट, कोई डगर नहीं बनी, तो आने वाले वक्त में जो तबाही होगी पता नहीं उसकी उम्मीद किसने की होगी, क्योंकि फिर जो है ये तय होगा कि ये जंग जीती जाएगी और दोनों ही तरफ से होगा। अभी भी जंग के इस मुहाने पर आकर दोनों फरीक इस जंग को टालने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की। जी, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं होगा। वहाँ पर एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा लड़ो और जीतो। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 83वीं लहर दाग दी, जिसके बाद अब जंग और फैलती दिख रही है। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक साथ मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनका निशाना अमेरिका और इसराइल से जुड़े ठिकाने रहे। 27 मार्च की सुबह आई तस्वीरों और ख़बर के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ये इत्तला दी
کے اس آپریشن میں اس کی نیول اور ایرو اسپیس فورس نے مل کر انجام دیا ہے اس آپریشن کو۔ دعوے کے مطابق اسرائیل کے اشدود میں آئل سٹوریج فیسلٹی اور مودی ان میں جگہ ہے بھیا اسرائیل میں مودی ان میں ملٹری پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو میزائل اور ڈرون لہر داغی گئی ہے اس میں گلف میں موجود کئی بڑے ایئر بیس بھی شامل ہے جن پر حملہ ہوا۔ اس لسٹ میں یو اے ای کا الدافرہ ایئر بیس، قطر کا الودید ایئر بیس، کویت کا علی السالم ایئر بیس اور بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس تھے جن پر ہٹ کیا ہے ایران نے دعویٰ کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان ٹھکانوں پر ایئر کرافٹ اور ڈرون ہینگرز، فیول ڈپوٹس اور پیٹریٹ سسٹم کے مینٹیننس ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس آپریشن میں لانگ اور میڈیم رینج کے پریسیجن میزائلز کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں ملٹی وار ہیڈ سسٹم بھی شامل ہیں جو ایک بار میں کئی ہوا میں ہی بچے دیکھیے بڑم بڑم تڑم پڑم ادھر ادھر گرتے ہیں۔ ساتھ ہی سوسائڈ اور لوٹرنگ ڈرونز بھی استعمال ہوئے ہیں۔ سوسائڈ ڈرون وہ ہوتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں خدا حافظ میرا انتظار مت کرنا اپن لوٹ کے نہیں آئیں گے، سوسائڈ ڈرونز۔ اسی بیچ تیل اویو کے آسمان میں ملٹی وار ہیڈ میزائلز کی روشنی والی تصویریں سامنے آئی ہیں جو اس جنگ کے نئے فیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اب ذرا ایک الگ خبر سنیے۔ میزائلوں پر انڈیا پاکستان کا نام لکھ کر ایران نے وہی میزائلیں اسرائیل یعنی فادر لینڈ اور امریکی اڈوں پر برسا دی۔ ٹرو پرومس 4 کی 83ویں لہر میں ایک الگ ہی اینگل سامنے آیا ہے۔ ایران نے میزائل لانچ سے پہلے ان پر کچھ ملکوں کے نام لکھ کر وہاں کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، عوام کا۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے انڈیا، پاکستان، جرمنی اور اسپین کے لوگوں کا نام لکھ کر کہا کہ یہ عوام، ان ملکوں کی عوام لگاتار اس کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ ایران کا ماننا ہے کہ بھلے ہی ان ملکوں کی حکومتیں کھل کر ساتھ نہ دیں لیکن وہاں کے لوگ، وہاں کے عوام سوشل میڈیا اور الگ الگ پلیٹ فارم پر سپورٹ اور سولیڈیٹی دکھا رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ اسی وجہ سے ایران نے اپنی میزائلوں پر ان ممالک کے نام لکھ کر انہیں سمبولک طور پر ان عوام کے نام کر دیا جو ایران کے نام سے سڑکوں پر نکل رہی ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں۔ انہی میزائلوں سے اسرائیل اور امریکہ سے جڑے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جن میں میزائلوں پر ان ممالک کے نام لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران پر حملے نہیں ہو رہے۔ ایران کے رہائشی علاقے میں امریکہ اور اسرائیل کے تازہ ہوائی حملوں نے زبردست تباہی مچائی ہے۔ یہاں ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ پوری طرح ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ باقی اور جگہ بھی تباہی ہوئی لیکن ہم اس کی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ اس حملے کے بعد خوفناک منظر دیکھنے کو ملا، عورتوں اور بچوں سمیت بھاری جانی مالی نقصان کی اندیشہ ہے کیونکہ نشانہ سیدھے عام شہریوں کے علاقوں کو بنایا گیا۔ ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن تب بھی جاری تھا جب میں خبر پڑھ رہا ہوں۔ آس پاس کی درجنوں عمارتوں کے سٹرکچرز بھی اس دھماکے کی شدت سے ہل گئے۔ ایران نے اس حملے کو بین الاقوامی قانونوں کی، انٹرنیشنل قانونوں کی کھلی خلاف ورزی یعنی وائلیشن قرار دیا اور اندیشہ ہے کہ اس کے جواب میں میزائل حملوں کی ایک نئی لہر شروع ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو 2-3 زبانوں میں بین الاقوامی، انٹرنیشنل اور وائلیشن خلاف ورزی اس کے بتاتا ہوں کہ ہماری نئی نسل بھی، مجھے پتا ہے کہ میرے اتنے سے بچے نیوز سن رہے ہیں، دبئی سے بھی آئے وہ بتا رہے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ یہ نئی نسل کچھ اردو کے لفظ اپنے پاس رکھ لے، بس اتنی سی کوشش ہے۔ ایک زبان کو زندہ رکھا جائے کیونکہ زبان میں بڑی دھار ہے، بڑی طاقت ہے اور بڑی محبت ہے۔ آگے بڑھیں۔ مڈل ایسٹ کی جنگ میں حزب اللہ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری اس جنگ میں جب سے وہ اسرائیل کے خلاف میدان میں اترا ہے تب سے اب تک اس نے 100 مرکبہ ٹینکس تباہ کر دیے۔ اٹ مینس کہ مارچ میں ہی 100 ٹینک تباہ ہو گئے ہیں اسرائیل کے، یہ کہہ رہا ہے۔ اور کیسے کر رہا ہے؟ ایسے ڈرونز لے جا کر کیمرہ لگاؤ توڑ سے جا کر مار رہا ہے حزب اللہ، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ صرف 24 گھنٹے کے اندر 20 سے زیادہ ٹینکوں پر اس نے سیدھے حملے کیے اور پھر اس کے اگلے ہی دن یہ تعداد بڑھ کر درجنوں تک پہنچ گئی۔ 27 مارچ کو یہ خبر سوشل میڈیا اور الگ الگ میڈیا پلیٹ فارمز پر تیزی سے گھوم رہی ہے اور یہ ویڈیو بھی ان خبروں کو مرکبہ میسیکر جیسا نیریٹو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے مرکبہ ٹینکس کا میسیکر قتل عام ہوا ہو۔ بڑا سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی لبنان کے مورچے پر اسرائیلی فوج کو اتنا بھاری نقصان ہو رہا ہے اور کیا اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF اس نقصان کو سامنے نہیں لانے دینا چاہ رہی؟
हिजबुल्लाह ने अपने फाइटर्स का वीडियो भी जारी किया जो आप देख रहे हैं। इसमें एक मरकेबा टैंक को ड्रोन से टारगेट करते हुए दिखाया गया और इसे इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि वो टैंकों को सीधे निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। हालांकि इन दावों की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ये सही है तो ये इसराइल की ग्राउंड ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अब देखना ये है कि असली तस्वीर आखिर क्या है। क्या ये ज़मीनी हकीकत है या जंग के बीच बनाया जा रहा है एक नैरेटिव, या वो झूठ जिसे इसराइल हमेशा लगातार बार बार बोलता आया है। बार बार बोलो, लगातार बोलो, वही वाला सिस्टम है। अब एक और ख़बर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत से महज कुछ मिनट पहले की आखिरी तस्वीर सामने आ गई है। इसने पूरी दुनिया की मीडिया में खलबली मचा दी है। सीसीटीवी फुटेज से लिए गए इस मंजर में अली खामेनेई अपने दफ्तर में एक कुर्सी पर बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत करते नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक इस तस्वीर में अली खामेनेई के करीब शहीद कासिम सुलेमानी की फ़ोटो रखी हुई है, जबकि दीवार पर अलमारी के सहारे ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमैनी की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। यही वो आखिरी लम्हा था जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के जॉइंट हमले ने तेहरान में उनके ठिकाने को निशाना बनाया और उन्हें शहीद कर दिया। तस्वीर से जुड़ी एक अहम जानकारी भी सामने आई है और आखिरी लम्हात की ये फुटेज तेहरान के उस सेफ और बेहद सेफ ठिकाने की बताई जा रही है जहां सुप्रीम लीडर मौजूद थे, लेकिन यही उनकी रिहाइशगाह थी। शहादत की तस्दीक भी हो चुकी है। आप सबको पता है 28 फरवरी 2026 को हुए इस हमले के बाद अगले दिन ईरान की सरकारी मीडिया ने इस खबर की तस्दीक की थी कि आयतुल्लाह खामेनेई अब नहीं रहे। उनके घर में आप सादगी का मंजर देख सकते हैं। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अपनी आखिरी घड़ियों में भी इबादत में मसरूफ़ थे और घर बेहद सादा। इस शहादत के बाद ईरान ने मुल्क में 40 दिनों के शोक का ऐलान किया। वहीं मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को अपनी बड़ी कामयाबी बताया था, जबकि ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 80 से ज़्यादा मिसाइल लहरें दुश्मन पर दाग दी हैं। जंग जारी है और कुछ तस्वीरें ईरान में देखिए, जंग के दौरान भी शादी हो रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं और यही सबसे बड़ी ज़िंदा दिली की मिसाल है। और यही हमने गज़ा में भी देखा था, यही कल रात 26 मार्च की रात तेहरान में देखने को मिला, जहां पर एक जोड़े की शादी निकाह अंजाम दिया गया। मसूद पेज़ेश्कियान ने बातचीत की है दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट से और उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों के बीच डिवीज़न नहीं होना चाहिए। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की और कहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ शुड नॉट अलाउ एनिमीज़ टू सॉ डिवीज़न एंड इन्फ्लेम द फायर ऑफ वॉर, कि इस्लामिक कंट्रीज़ को जो है बचना चाहिए कि इस बात से कि दुश्मन उनके बीच दुश्मनी का बीज बो दे, और उन्हें इस बात से भी बचना चाहिए कि जंग की आग को भड़काने का कहीं ज़रिया उन्हें बना ना दिया जाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बात कही है कि अमेरिका के जो फ़ौजी हैं वो अरब के सिविलियंस को, अरब के बाशिंदों को ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ईरान अब उनके अड्डों पर बमबारी कर रहा है तो वो जाकर सिविलियन एरियाज़ में रह रहे हैं, जहां हमें जब लोकेशन उनकी मिलती है तो हम वहां हिट करते हैं, तो फिर सिविलियंस का कभी कभी नुकसान होता है। तो ये एक बड़ी डरपोक सी सिचुएशन है सुपर पावर के लिए कि वो सिविलियंस का इस्तेमाल शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह कर रहा है, ये ईरान का दावा है। उधर यमन के हूथीज़ लगातार ये कह रहे हैं और अभी भी ये खबर आई है कि हम पूरी तरीके से हर ऑप्शन के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ यकजहती और अपना ताल्लुक़ निभाने के लिए हम इस जंग में कभी भी कूद सकते हैं, बस हमें ईरान के एक इशारे का इंतज़ार है, या फिर हम खुद ये फ़ैसला बहुत जल्द ले लेंगे कि हम इस जंग में कब कूदते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।